प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको अधिकार शुल्क संबंधी जो खाते हैं उनके लिए क्या नियम हैं, क्या प्रावधान है, वो आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अधिकार शुल्क कहते किसे हैं। वास्तव में अधिकार शुल्क का एक सीधा सा अर्थ ये होता है कि जब एक कोई भी व्यक्ति या संस्था जो है वो अपने किसी भी अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित करने के बदले जो शुल्क लेता है उसको हम अधिकार शुल्क कहते हैं। यानी अधिकार को हस्तांतरित करने के बदले जो शुल्क लिया जाता है वही अधिकार शुल्क कहलाता है। तो इसको अपन इस रूप में दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक खान का जो मालिक होता है जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, वो यदि उस खान में से खनन करने या उसका माइंस मतलब मिनरल्स निकालने के लिए और का जो अधिकार है उस खान का मालिक को किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो उस प्रकार से जो अन्य व्यक्ति को दिया उसमें से उत्पादित या बिक्री किए गए जो मात्रा है उसके ऊपर वो अपना शुल्क वसूल करता है, तो उसको हम अधिकार शुल्क कहते हैं। ऐसे ही कारखाने में बनने वाली कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई पेटेंटेड चीज़ है, तो उसके लिए भी जो वसूल करता है, किसी व्यक्ति के पास पेटेंट लिया हुआ होता है और वो किसी दूसरी कंपनी को अपने उस पेटेंटेड चीज़ को बनाने का अधिकार ट्रांसफ़र करता है और बदले में शुल्क लेता है उत्पादित या बिक्री की गई इकाइयों के अनुपात में। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक लेखक है, वो किताब लिखता है, फिर उसको छाप करके और बेचने का अधिकार किसी प्रकाशक को दे देता है और बिक्री की गई पुस्तकों के ऊपर एक निश्चित दर से वो अगर शुल्क वसूल करता है तो उसको भी अपन रॉयल्टी का नाम देते हैं। जो खानों से निकाला जाता है उसका जो अधिकार दिया जाता है उसको माइनिंग रॉयल्टी कहते हैं। कारखाने में बनने वाली चीज़ों के लिए अपन पेटेंट रॉयल्टी कहते हैं और जो पुस्तकों के बारे में होता है उसकी कॉपीराइट रॉयल्टी कहते हैं। तो आपको 3 प्रकार की ये जो रॉयल्टी हैं वो इस चैप्टर में अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने जैसे इसको ये भी समझ लें कि जैसे इसमें 2 वर्ड जो हैं वो शब्द हैं वो अधिकार शुल्क के बारे में मुख्य रूप से होते हैं, क्योंकि इस अधिकार शुल्क का जो कॉन्टेक्ट होता है वो 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो संपत्ति का स्वामी होता है, उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको वो अधिकार दिया जाता है और वास्तव में उस अधिकार का प्रयोग करते हुए वस्तु का उत्पादन करता है, विक्रय करता है, तो उसको अपन लेसी कहते हैं। या हम यूँ कहें, एक पट्टा देने वाला होता है जिसको लैंडलॉर्ड या लेसर कहते हैं, दूसरा पट्टा लेने वाला होता है जिसको अपन लेसी कहते हैं या पट्टेदार कहते हैं, हिंदी में उसको पट्टेदार कहा जाता है। तो ये 2 शब्द हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले खान संबंधी जो अधिकार शुल्क देते हैं यानी माइनिंग रॉयल्टी, तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि एक खान का मालिक होता है इसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, दूसरा पट्टेदार होता है इसको लेसी कहते हैं। जो लैंडलॉर्ड होता है, जो खान का मालिक होता है, वो खान में से खनन करने का अधिकार किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है। जिस व्यक्ति को ये अधिकार ट्रांसफ़र करता है उसको ही हम लेसी कहते हैं या पट्टेदार कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है, एक शर्त एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें ये तय होता है कि प्रति उत्पादित की गई या बेची गई जो मात्रा होती है उसके ऊपर अधिकार शुल्क की दर क्या होगी। तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। इस संबंध में एक विश्लेषण तालिका बनाई जाती है, इसको एनालिटिकल टेबल कहते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनको अपन यहाँ ध्यान से पढ़ने की बात है। तो ये जो एक एनालिटिकल टेबल जो आपको आगे एग्जाम्पल में बताई गई है, उस टेबल के आधार पर अपन देखें तो सबसे पहला कॉलम आपका उस टेबल में वर्ष का बना हुआ होगा। वर्ष का मतलब होता है जितने वर्ष के लिए आपको आंकड़े दिए गए हैं उन वर्षों को अपन उनकी जो है वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 ईयर या 19 जैसे 2016 17 18 19 20 इस तरीके से जितने साल के आंकड़े आपको दिए होते हैं वो ईयर का होता है। उसके बाद में जैसे जो कॉलम होता है, मेन कॉलम कहाँ से शुरू होता है, एक्चुअल रॉयल्टी से शुरू होता है, जिसको हम अधिकार शुल्क वास्तविक अधिकार शुल्क कहते हैं। वास्तविक अधिकार शुल्क से क्या मतलब होता है? वास्तविक अधिकार शुल्क का मतलब होता है कि उत्पादित की गई मात्रा को जब अधिकार शुल्क की प्रति टन दर से गुणा कर दिया जाता है या उत्पादित की गई प्रति जो इकाई अधिकार शुल्क की दर से गुणा कर दिया जाता है, तो जो राशि आती है उसको हम वास्तविक अधिकार शुल्क कहते हैं। दूसरा जो आइटम होता है जो इसका जो टर्म होती है उसका नाम है न्यूनतम किराया।
न्यूनतम किराया का मतलब वह न्यूनतम राशि होती है जो कि अधिकार देने वाला व्यक्ति यानी लैंडलॉर्ड को अधिकार लेने वाले व्यक्ति यानी पट्टेदार के द्वारा भुगतान किया जाता है, उसको हम न्यूनतम राशि कहते हैं। वास्तव में ये जो न्यूनतम राशि की जो शर्त होती है वो किसी भी पट्टे के अंतर्गत इस तरीके से जो लीज दिया जाता है उसमें होती है। तो ये न्यूनतम किराए की शर्त जो होती है वो लैंडलॉर्ड के लिए रखी जाती है यानी भूस्वामी के लिए रखी जाती है। कभी कभी जब जो पट्टेदार होता है वो मान लीजिए बहुत कम उत्पादन कर पाता है या किसी वर्ष देर से उत्पादन शुरू करता है तो उसके कारण से भूस्वामी को नुकसान होता है, क्योंकि उससे कम उत्पादन करेगा तो कम रॉयल्टी बनेगी, इससे उसको नुकसान होगा। तो वो एक न्यूनतम राशि के लिए शर्त उस पट्टे में लगा दी जाती है कि जिसका मतलब होता है कि उतना तो भुगतान उसको करना ही करना पड़ेगा। अगर अधिकार शुल्क ज़्यादा होता है तो ज़्यादा का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम राशि का भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है लघुकारी राशि या अधिक्य राशि, जिसको हम शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग कहते हैं। अधिकारी राशि, लघुकारी राशि और अधिकारी राशि का मतलब यहाँ पर क्या होता है। लघुकारी राशि को हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं और अधिक्य नहीं बल्कि ये अधिकारी शब्द है यहाँ। तो अधिकारी राशि यानी एक्सेस वर्किंग, जब किसी भी वर्ष में वास्तविक अधिकार शुल्क यानी उत्पादित टन को दर से गुणा करने पर वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि जब न्यूनतम किराए से कम होती है तो इस कमी को हम लघुकारी राशि कहते हैं। और जिस वर्ष वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि जो है वो न्यूनतम किराए से अधिक होती है उस अधिक राशि को हम अधिकारी राशि या एक्सेस वर्किंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। इसके बाद में देखिए वसूल की गई लघुकारी राशि होती है जिसको हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कहते हैं या रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। लघुकारी राशि की वसूली का मतलब ये होता है कि ये जो शर्त है वसूली करने की, ये शर्त पट्टेदार के लिए होती है कि जब पट्टेदार को शुरू के वर्षों में घाटा होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है, उत्पादन कम होने के कारण से रॉयल्टी कम बनती है, उसको न्यूनतम किराए का भुगतान करना पड़ता है, जिससे निश्चित रूप से उसको घाटा होता है। वो इस घाटे को आगे की किसी भी वर्ष में जब अधिकारी उत्पन्न होता है यानी जिस वर्ष वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक होता है तो उस अधिक की राशि से उसको वसूल कर सकता है। तो इसको हम वसूल की गई लघुकारी राशि कहते हैं। अर्थात जब किसी भी वर्ष की लघुकारी राशि को आगामी किसी अधिकारी वाले वर्ष से वसूल करने को हम वसूल की गई लघु राशि कहते हैं। वो पट्टे की शर्तों में बात होती है। एक होती है न वसूल की गई लघुकारी राशि यानी अनरूटेड शॉर्ट वर्किंग, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि किसी वर्ष विशेष की लघुकारी राशि को वसूल करने का अधिकार जब समाप्त हो जाता है तो ऐसी राशि को हम न वसूल हुई लघुकारी राशि कहते हैं। यानी यदि कोई लघुकारी राशि है और उस लघुकारी राशि का या संपूर्ण या उसका कुछ भाग जो वसूल नहीं हो सकता है और उसका अधिकार समाप्त हो जाता है तो उसे हम न वसूल हुई लघुकारी राशि या अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। वास्तविक भुगतान किसको कहते हैं? एक्चुअल पेमेंट। वास्तविक भुगतान एक्चुअल पेमेंट क्या होता है? एक्चुअल पेमेंट का मतलब होता है कि एक भूस्वामी को पट्टेदार द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि को हम वास्तविक भुगतान कहते हैं। वास्तविक भुगतान की राशि जिस वर्ष लघुकारी राशि उत्पन्न होती है उस वर्ष न्यूनतम किराए का भुगतान होता है, यानी न्यूनतम किराया ही एक्चुअल पेमेंट होता है। लेकिन जिस वर्ष अधिकारी राशि उत्पन्न होती है उस वर्ष वास्तविक अधिकार शुल्क में से रिकूप की गई यानी वसूल की गई राशि घटाने पर न्यूनतम वास्तविक भुगतान की राशि प्राप्त होती है, यानी एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। तो वो जो राशि आएगी वो वो वास्तविक भुगतान आएगा। लघुकारी राशि का शेष। लघुकारी राशि का शेष का मतलब ये होता है कि वह राशि लघुकारी की वह राशि जो कि आगे ले जा कर के जिसे वसूल करने का अधिकार होता है उसे हम बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। इस बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग की राशि की गणना हम वर्ष के प्रारंभ में जो भी लघुकारी राशि का शेष होता है उसमें उस वर्ष के दौरान यदि कोई लघुकारी राशि उत्पन्न होती है तो उसको हम जोड़ देते हैं, और यदि कोई लघुकारी राशि उस वर्ष के दौरान वसूल की जाती है यानी रिकूप होती है तथा अनरिकूप यानी न वसूल हुई होती है जिसे आगे नहीं ले जा सकते, इन दोनों के जोड़ को हम घटा देते हैं। यानी आपको क्या करना है, वर्ष के प्रारंभ का जो भी शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस प्लस यदि कोई वर्ष के दौरान नई शॉर्ट वर्किंग आती है तो वो प्लस हो जाती है। ये दो चीज़ तो प्लस हुई, और यदि कोई रिकूप और अनरिकूप है तो उनका जोड़ हम माइनस कर देते हैं। तो जो राशि आती है वो वर्ष के अंत की आगे ले जाई जाने वाली यानी बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग की राशि होती है।
ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। एक्स ने वाई को ये खान पट्टे पर दी, 5 रुपये प्रति टन के हिसाब से दी और 5,000 रुपये न्यूनतम किराए की शर्त के साथ दी। किसी भी वर्ष का लघु कार्य राशि जो होती है वो अगले 2 वर्ष में वसूल की जा सकती है जिस वर्ष में लघु कार्य राशि उत्पन्न होती है। प्रथम वर्ष के अंदर जो है उसका 700 टन बना उत्पादित हुआ, दूसरे साल में 900 टन हुआ, तीसरे साल में 1200 टन हुआ और चौथे साल में 2000 टन का उत्पादन हुआ। अगर आपको ये कहा जाए कि वाई लिमिटेड की पुस्तकों में यानी जो पट्टेदार की पुस्तकों में आप जो है वो इसका किस तरीके से इसका व्यवहार करेंगे, तो ये तो लेखांकन प्रविष्टियों की बात हुई, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन पहले अगर हम ये देखें कि इसकी जो एनालिटिकल टेबल होगी वो ऊपर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसके हिसाब से एनालिटिकल टेबल उसकी कैसे बनेगी। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जब टेबल बनाते टाइम आप ध्यान रखना कि पहले के 3 कॉलम यानी जो ईयर या जिसको हम वर्ष कहते हैं ईयर, दूसरा एक्चुअल रॉयल्टी और तीसरा शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, ये 3 कॉलम जो होते हैं ईयर, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, ये 4 कॉलम तो अपने को सीधे वर्टिकली लिख लेने हैं। पहले जैसे ईयर का वर्टिकल लिख लो 16, 17, 18, 19। उसके बाद में एक्चुअल रॉयल्टी जो है गुणा करके आप टन को और रुपयों से गुणा करके 3,500, 4,500, 6,000 और 10,000 जैसे आ गया। फिर एक्चुअल रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट आप 5,000 वर्टिकल लिख लो और इसके बाद में शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग अपन लिख लेंगे। तो ये -1500, -500, +1000, +5000, इस तरीके से ये जो गणनाएं हैं वो आप पहले वर्टिकली चलें इसको। इसके बाद में आप हॉरिजॉन्टल चलते जाइए। जैसे पहले से 2016 में आप चलेंगे तो ऐसी स्थिति में कोई भी रिकूप नहीं आएगा, अनरिकूप नहीं आएगा। एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट का होगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग होती है, उस साल मिनिमम रेंट का पेमेंट होता है। और बैलेंस जो होता है वो उस वर्ष के प्रारंभ में कुछ नहीं था, 0 प्लस जो 1500 रुपये था वो, जिसको आगे ले जाकर वसूल करने का अधिकार है। इसके बाद में फिर दूसरे साल में भी उसी तरीके से रिकूप, अनरिकूप और 2000 आगे बैलेंस जाएगा, 5000 का पेमेंट करेगा। तीसरे साल में वो 1000 रुपये उसका प्लस आया, इसको रिकूप कर लेगा, यानी इस घाटे को 1000 रुपये के प्लस से, सरप्लस से पूरा कर लेगा। लेकिन चूंकि पहले साल में 1500 का घाटा था, वो तीसरे साल में इसका अधिकार समाप्त हो गया तो 1000 वसूल कर लिया, तो 500 न वसूल हुई राशि होगी जिसको अनरिकूप्ड में लिखेंगे और 5000 का पेमेंट करेगा। ये वास्तविक पेमेंट की राशि जिस साल प्लस आता है उस साल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस साल एक्चुअल रॉयल्टी यानी 6000 में से रिकूप की गई राशि यानी 1000 घटाने पर 5000 रुपये एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा और बैलेंस वही 500 रुपये ही आगे जाएगा, क्योंकि पहले साल का अधिकार जो है वो तीसरे साल में समाप्त हो गया, लेकिन दूसरे साल का जो अधिकार है वो 500 रुपये आगे जाएगा बैलेंस के रूप में। और लास्ट ईयर में रिकूप 500 रुपये हो जाएगी और एक्चुअल जो पेमेंट होगा वो जो 10,000 में से 500 रिकूप की गई राशि को घटाने पर एक्चुअल पेमेंट की राशि 9,500 रुपये आ जाएगी। ये कुछ लघुकारी राशि को वसूल करने की जो शर्त लिखी हुई थी इस क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम में, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लघुकारी राशि की वसूली करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कह सकता है कि पट्टे के प्रथम कुछ सालों में वसूल की जाती है, पट्टे वाले वर्ष के आगे के कुछ सालों में वसूल की जा सकती है, पट्टे की संपूर्ण अवधि में वसूल की जा सकती है, किसी भी वर्ष की लघुकारी राशि को आगामी 2 वर्ष में, 3 वर्ष में वसूल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो शर्तें या लघुकारी राशि वसूल की ही नहीं जा सकती, तो ऐसी कोई शर्तें आपको सवाल के अंदर, क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, समस्या में दी हुई हो सकते हैं। हमें उसी के अनुसार लघुकारी राशि से संबंधित जो व्यवहार है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कब वसूल होगी, कब न वसूल होगी, कितना बैलेंस आगे जाएगा, और इन सब बातों को अपने को ध्यान में रखते हुए ही ये टेबल बनानी है। अगर ये टेबल हम सही तरीके से बना लेते हैं तो हमारा अधिकांश क्वेश्चन की बातें कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण लेखांकन व्यवहार इसी टेबल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।